हेलो एवरीवन। तो जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में जो पार्ट कंप्लीट किया था वर्क वाला, तो उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब देखिए, जिस तरह से लास्ट क्लास में हमने वर्क को पढ़ा था, तो हम वर्क के लिए हम ग्राफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखो, ग्राफ के बारे में जो डिस्कशन किया जा रहा है, तो अगर मैं सिंपल सा बोलूँ, मैंने आपको ग्राफ दिया हुआ है, मान लीजिए किसके बारे में, हमने कोई ग्राफ बनाया हुआ है फोर्स और आपके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो जो आप में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो आपका ग्राफ होगा, तो अगर मैं सिंपल सा आपसे बोलूँ, मैंने आपको जैसे कल वर्क डन पढ़ाया था, तो आपको याद आ रहा होगा मैंने वर्क डन के अंदर क्या लिखाया था, आपको पढ़ाया था एफ डॉट डी एक्स। यहाँ पर बताया गया था कि जो फोर्स इंटू डी एक्स जो था, ये रिप्रेजेंट कर रहा था हमारा क्या, वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जिसको अपने लिखा था एफ एक्स कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है? तो जो मैं लिख रहा था ये, यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये रिप्रेजेंट क्या करती है हमें, ये रिप्रेजेंट करती है कि चेंज डिस्प्लेसमेंट जो हुआ और फोर्स का मल्टीप्लिकेशन है, मतलब ये जो ग्राफ होगा हमारा एरिया ऑफ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व। बात समझ में आ रही है? ये रिप्रेजेंट करेगा किसका, हमारा एरिया फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व। तो जो हमें ये देगा, ये क्या दे देगा, हमें वर्क मिलेगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होगा, तो उसके एरिया के थ्रू हमें क्या पता लग जाएगा, उसका वर्क डन। बात समझ में आ रही है? ये कैसे आता है, ये आपको सिंपल सा याद आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी कर्व दिया हुआ है, उस कर्व के अंदर मान लीजिए मेरा एक ऑब्जेक्ट का जो फोर्स था, उसका ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ, मान लीजिए मेरा उस ऑब्जेक्ट का वेरिएबल फोर्स है जो एक्स के साथ चेंज हो रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, dx। तो एफ डॉट डी एक्स, इस पार्ट का जो एरिया होगा वो हमें वर्क डन दे देगा। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं अगर आपसे सिंपल सा बोलूँ, तो मैंने आपके सामने एक कर्व बनाया, किस किस के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो देखिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो कर्व होगा हमारा, मान लीजिए मैंने कुछ कर्व आपको इस तरह से गिवन है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मेरा ऑब्जेक्ट 3 अलग अलग ड्यूरेशन के लिए अलग अलग उससे चला है। कैसे? जैसे मैं बात करूँ कि शुरू के 0 से लेकर 4 सेकंड तक के लिए तो वो कांस्टेंट फोर्स से चला, उसके बाद उसका फोर्स वेरी करने लगा और वो मान लीजिए 6 सेकंड तक चला, और फिर आगे 4 मीटर तक चला, फिर 6 मीटर तक चला, और फिर आगे मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पर 8 मीटर तक मूव करा। तो देखो, यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो हमारे पास कितने कर्व बन रहे हैं, हमारे पास दो, अगर बात की जाए तो एक तो ये वाला पार्ट का एरिया होगा और एक इस वाले पार्ट का एरिया होगा। तो मैं अगर सिंपल से आपसे बात करूं, तो इस पार्ट का जो एरिया आएगा आपका, वो एरिया क्या आ रहा है, पॉजिटिव, और जबकि यहाँ का एरिया क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो इसका एरिया आपका नेगेटिव आएगा, तो मतलब आप समझ गए कि यहाँ पर जो आपका वर्क डन होगा, वो वर्क डन भी क्या आएगा, पॉजिटिव, और यहाँ वर्क डन जो आएगा, वर्क डन क्या आएगा आपका, नेगेटिव। यहाँ तक बात समझ में आ रही है मेरी? तो ये जो आपको बात समझ में आ रही है कि सर यहाँ का एरिया पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि यहाँ का एरिया पॉजिटिव है, इसलिए वर्क डन भी पॉजिटिव रहा, और इस वाले पार्ट का एरिया नेगेटिव आ रहा है, इसलिए वर्क डन भी क्या रहेगा, नेगेटिव। तो देखो, अगर सिंपल सा जो मैंने आपको समझाया था कि वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है, मतलब हम बोल रहे थे यहाँ पर क्या, वर्क डन बाय सिस्टम, मतलब सिस्टम के थ्रू कितना वर्क डन किया गया, जो हमारा ये एफ फोर्स लगाने पर जो वर्क डन किया गया सिस्टम के थ्रू, वो कितना किया गया, तो वो वर्क डन आ रहा है। तो अगर ये पॉजिटिव ले रहे हैं वर्क डन बाय द सिस्टम, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो वर्क डन का पॉजिटिव या वर्क डन का नेगेटिव, ये हमें सिंपल वर्क डन ऑन सिस्टम और वर्क डन बाय सिस्टम की बात की जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो इस फोर्स के थ्रू जो वर्क डन किया गया, अगर वो वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स इज पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ गई? तो हम इस तरह से, अगर हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया होगा, तो हम इसके थ्रू आराम से वहां पर क्या कर सकते हैं, वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? कोई भी एग्जांपल दिया हो, आप आराम से सोल्व कर सकते हैं और बता सकते हैं, ठीक है ना। इस टाइम पर अगर आपका जो अप्लाइड फोर्स होगा, वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा, जबकि यहाँ पर जो अप्लाइड फोर्स होगा, वो ऑब्जेक्ट की मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में होगा, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए वर्क डन हमारा नेगेटिव आया।
बात यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई है तो ये तो पार्ट हमने डिस्कस कर लिया किसका, हमारा वर्क डन का। अब जो आगे डिस्कशन करेंगे हम, वो डिस्कशन किसका करेंगे, अब डिस्कशन करने जा रहे हैं हम एनर्जी के बारे में। तो देखिएगा, इसके लिए आप एग्जांपल्स और ले सकते हैं। एरिया, सिंपल सा एरिया निकालना होगा। कोई भी कर्व गिवन है आपको, जैसे मैं यहाँ बोलता हूँ, जैसे इसमें इसी में अंदर अगर हम आगे देख लें कि हमने टोटल वर्क डन कितना किया, तो यहाँ टोटल वर्क डन की बात की जाएगी तो आप टोटल वर्क डन क्या लिखेंगे, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू लिखेंगे आप एरिया 1 प्लस एरिया 2। फर्स्ट पार्ट का पूरा एरिया और सेकंड पार्ट का एरिया। तो ये आप जानते हैं जो पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव आ जाएगा और जो नेगेटिव होगा वो नेगेटिव आ जाएगा। आप जानते हैं इन दोनों में से कौन सा पार्ट बड़ा है, पॉजिटिव वाला। तो ओवरऑल क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ से, पॉजिटिव। तो मेरा वर्क डन पॉजिटिव आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम आराम से बता सकते हैं कि हमारा वर्क डन किस तरह से फाइंड करना है। चलिएगा, अब जो डिस्कशन करेंगे हम आगे, वो डिस्कशन किसका करेंगे, एनर्जी का। तो देखिए, अब बात कर रहे हैं हम किसकी, एनर्जी की। तो आप जानते हैं कि एनर्जी को नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, मतलब सिंपल सी बात करूं, एनर्जी हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। देखो, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं तो आप पहले, सबसे पहले तो आपको कौन कौन सी एनर्जी के बारे में पता है। तो जैसे मैं बोलूँ आपसे, आपने जो जो पढ़ी हुई है वो जैसे होती है हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ठीक है। इसके अलावा आप जानते हैं और कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी। इस तरह से आप जानते हैं कई तरह की अलग अलग तरह की एनर्जी होती है। अब देखो, हमारा डिस्कशन यहाँ पर ये नहीं है, ये तो हमें बस ये आइडिया होना चाहिए कि अलग अलग टाइप की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जीज होती हैं। हमें पढ़ना है कि हमारे पार्ट में कौन कौन सी एनर्जी प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा, आप इसके अंदर हम पढ़ते हैं सबसे पहले किसके बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि सर, काइनेटिक एनर्जी जो होगी, काइनेटिक एनर्जी जब किसी ऑब्जेक्ट के पास खुद का मास है और वो कुछ वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो उसके पास उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv²। देखो सिंपल सा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी, हाफ mv²। अगर कोई एक m मास का ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है या v स्पीड से मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, हाफ mv²। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अगर ये बात समझ में आ रही है तो आपको, आप जानते हैं मास किसी ऑब्जेक्ट का कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और v² वाली क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये हमेशा क्या रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है, ऑलवेज पॉजिटिव रहती है हमारी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। अब बात सुनिएगा, काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्म के थ्रू हमें पता लग रहा है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। तो जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। सेम अगर मैं बात करूं, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास, जो किसी ऑब्जेक्ट को लिया गया उसकी वेलोसिटी को जितना इंक्रीज करेंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी उसी अकॉर्डिंग इंक्रीज होती जाएगी। जैसे मैं सिंपल सा बोलूँ, मैंने आपसे कहा कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट का जो पहले तो v स्पीड से मूव कर रहा था, अब उसकी स्पीड को डबल कर दूंगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी, तो v² है तो वो 2 का स्क्वायर होकर कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मास और वेलोसिटी के साथ था। अब देखो, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, किसी भी पार्टिकल्स का जो कोई भी मटेरियल लिया गया तो उस मटेरियल के अंदर अगर उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हम क्या जानते हैं कि उस बॉडी में टेम्परेचर बढ़ाने पर उसके मॉलिक्यूल के जो लोकेशन होगी वो चेंज होगी। तो मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी के कारण वो पार्टिकल्स मूवमेंट करने लगेंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी और वेलोसिटी बढ़ने के कारण काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो हम यहाँ पर और क्या बोल सकते हैं, क्या हम बोल सकते हैं सर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेज। बात समझ में आ रही है। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। तो आपको देखो बेसिक बस इतना पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का मास और वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, ये फॉर्मूला याद होगा, सारा काम हो जाएगा। ठीक है, वही यूनिट्स के बारे में मैं भी डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी या कोई सी भी एनर्जी हो, आप जानते हैं इनकी यूनिट जूल होती है, कैलोरी होती है, पर इन सब का डिस्कशन मैं आगे करूँगा, सारी यूनिट्स को एक साथ ले लूँगा। ठीक है ना। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो अब आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, ये तो हो गई काइनेटिक एनर्जी। अब एक कुछ रिलेशन होते हैं हमें पता होना चाहिए, जैसे रिलेशन
बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। अगर आपसे बोला जाए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन बताओ, तो आपको कैसे रिलेशन निकालना है ये हम सीखेंगे यहाँ पर। तो देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी थी ½ mv²। मैंने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, मास से, और डिवाइड भी कैसे कर दिया, मास से। तो आप जानते हैं इस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा मास से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पर। अब नहीं आएगा तो आप जानते हैं यहाँ पर ये क्या बन गया है, ये पूरा बन गया है mv² अपॉन 2m। तो आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई आपके पास, काइनेटिक एनर्जी आ गई p² mv। मोमेंटम आप जानते हैं p इक्वल टू कितना होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो चूंकि p इक्वल टू mv होता है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, p²/2m। अब इसमें आपसे कई बार क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपसे यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का, दो ऑब्जेक्ट जिनका मोमेंटम सेम है, ठीक है, जिनका मोमेंटम सेम है, तो बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी अगर एक का मास दूसरे का डबल है। तो आप जानते हैं इफ p सेम, p अगर सेम कर दिया हमने तो पक्का है क्या, काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। बात समझ में आ रही है, काइनेटिक एनर्जी इनवर्स रिलेशन में हो जाएगी मास के। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम आएगी। जबकि हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाते हैं और बोल देते हैं काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी अगर मास ज़्यादा है तो ध्यान रखेंगे जब भी मोमेंटम सेम बोल रहा है तो मोमेंटम सेम करके इस रिलेशन को यूज़ करेंगे। बात समझ में आ रही है। या फिर आपसे अगर यहाँ से मोमेंटम निकलवा रहा है तो आप कितना बोल देंगे, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ रही है। इस तरह से जो भी आपसे पूछा जाए आप आराम से आंसर दे सकते हैं, चाहे मोमेंटम पूछा जाए आपसे, चाहे काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए तो आराम से कर लेंगे आप। चलिए, इसके अलावा आपसे इनमें ग्राफ भी पूछे जा सकते हैं, पर अगर मैं बात करूं एमयू एंट्रेंस के अकॉर्डिंग तो वहाँ पर बहुत कम चांस है कि आपसे इस तरह के ग्राफ पूछे जाएं। पर हाँ, हालांकि अगर आपको नॉलेज है मैथमेटिक्स की तो आप छोटे बेसिक ग्राफ बना सकते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का ग्राफ पैराबोलिक आएगा, मास के साथ स्ट्रेट लाइन होगा, वेलोसिटी के साथ पैराबोलिक होगा। तो इस तरह से अलग अलग तरह के ग्राफ बनाए जा सकते हैं। चलिए, यहाँ तक का डिस्कशन हुआ हमारा काइनेटिक एनर्जी का। अब इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट इसका पोटेंशियल एनर्जी का। चलिए, तो अब डिस्कशन कर रहे हैं किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। अब ये कौन सी एनर्जी है, तो मैं अगर सिंपल सा बोलूं, ये एनर्जी हम बात करेंगे कि उसकी ये डिसाइड की जाती है बाय रेफरेंस। बात समझ में आ रही है। पोजीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाने वाली जो एनर्जी होगी वो कौन सी कहलाती है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी किससे डिसाइड होगी, बाय रेफरेंस। अगर हमारा रेफरेंस लेवल चेंज हो जाएगा जहां से हम उस रेफरेंस को ले रहे हैं तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी जनरली क्या होता है, हम 3 तरह की पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जो अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसमें कौन कौन से टाइप्स की होती है हमारे पास, एक तो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा फिर हम पढ़ते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और थर्ड पढ़ते हैं हम कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, सबसे पहले अगर ये तीनों तरह की जो एनर्जी है, इन तरह की जो पोटेंशियल एनर्जी है, इनका डिस्कशन अगर हम करते हैं तो सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन करेंगे। किसका डिस्कशन करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो फर्स्ट लिए हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लीजिए मेरा ये ग्राउंड था, ग्राउंड से मैं किसी ऑब्जेक्ट को एच हाइट पर ले गया, यहाँ से ऑब्जेक्ट को मूव करा के मैं कहाँ ले गया, एच हाइट पर ले आया।
ऑब्जेक्ट को एच हाइट पर ले गया तो इस ऑब्जेक्ट पर एम जी तो डाउनवर्ड लग ही रहा है, ये एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बस तो कितनी हाइट पर ले गया मैं एच हाइट पर। तो जो मेरा रेफरेंस था मैंने ये मान लीजिए मेरा क्या ले रखा है, ये ले रखा है मैंने रेफरेंस लेवल। ठीक है, तो बाय रेफरेंस लेवल डिसाइड की जाती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। अगर रेफरेंस लेवल ये ले रहे हैं तो इससे अपर डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो अपर डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे, रेफरेंस के ऊपर वाली एनर्जी पॉजिटिव होगी और रेफरेंस के नीचे वाली एनर्जी नेगेटिव ली जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का ऊपर ले जा रहे हैं तो ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, तो हम जानते हैं एम जी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी तो आएगा एम जी एच। बात समझ में आ रही है? और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ स्टोर्ड होगी इसके अंदर वो कितनी होगी, एम जी एच। भाई इसने कितना काम किया, एम जी एच माइनस में, तो मुझे प्लस में दिया होगा जब जाके तो हुआ होगा। तो यहाँ पर इसमें स्टोर्ड पोटेंशियल देखो, ग्रेविटी के ऑपोजिट में मुझे कितना काम करना पड़ा, वही तो एनर्जी स्टोर्ड होगी, तो मेरे को इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाकर इसको एच हाइट पर ले जाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो मेरे हाथ के थ्रू जो वर्क, मेरे हाथ से जितना मैंने वर्क किया वो कितना किया, एम जी एच। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी हमारी, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी एम जी एच। एम मास के ऑब्जेक्ट को एच हाइट तक ले जाने में अगर वर्क कर रहे हैं तो कितना करा हमने, एम जी एच। यहाँ रेफरेंस लेवल पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमने कितनी मानी है, 0। जब जाके हमारी यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी हुई एम जी एच। बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसी में बात करूँ आगे क्या, कि अगर मैं रेफरेंस लेवल से नीचे की तरफ आता हूँ, बात समझ में आ रही है, तो अंदर आने पर जो मेरी, जैसे मैं नेमिंग देता हूँ, ये पॉइंट ए है, ये बी पॉइंट है हमारा, और एक सी पॉइंट पर आया हमें। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर मैं एच हाइट पर आ रहा हूँ तो मेरे पास इस पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पर कितनी होगी, माइनस का एम जी एच। बात समझ में आ रही है? तो ऊपर जाने पर प्लस एम जी एच, नीचे आने पर माइनस एम जी एच। तो टोटली डिसाइड किया जाएगा किसके थ्रू, रेफरेंस लेवल के थ्रू। ठीक है, तो जब भी आपसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछी जा रही है तो कितनी होती है वो, एम जी एच। तो हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या हो सकती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो, तीनों पॉसिबल है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। और डिसाइड किया जाएगा हम रेफरेंस लेवल क्या ले रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना? अगर मैं रेफरेंस लेवल यहाँ ले रहा होता तो जो मेरा रेफरेंस लेवल यहाँ होता तो यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में एच हाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर एम जी एच हो जाएगी, और डबल जाएंगे तो ट्वाइस हो जाएगी। तो देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। जितना मैं डिस्प्लेस कर रहा हूँ रेफरेंस लेवल से, कितना डिस्प्लेस कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट को, तो एच डिस्प्लेस करूंगा तो एच की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डबल करेंगे तो डबल हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लेवल के ऊपर डिसाइड होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कौन सी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये मैं बोलूँ आपसे स्ट्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रिंग या स्ट्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बोल दूं तो भी यही बात की जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये एनर्जी कंप्रेशन और मैं बोलूं एक्सपांशन और कंप्रेशन के कारण जनरेट हुई एनर्जी होगी। जैसे मैं बात करता हूं कि मान लीजिए मैंने एक इस तरह से एक स्प्रिंग थी, ठीक है, ये स्प्रिंग थी जिसको एक एम मास के ब्लॉक से कनेक्ट किया हुआ है। तो अगर ये स्प्रिंग है तो इसका एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है जिसका डिस्कशन मैं अभी करूंगा। ठीक है, अगर मैं इस स्प्रिंग को अपनी पोजीशन से क्या कर रहा हूं, जिस तरह से मान लीजिए इसको डिस्प्लेस किया मैंने, मान लीजिए यहां तक डिस्प्लेस किया, तो जब एम मास के ऑब्जेक्ट को उसकी पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस करते हैं तो क्या होगा, इस स्प्रिंग में खिंचा होगा अंदर की तरफ, तो ये स्प्रिंग अंदर की तरफ खींचने लगेगी और हम जानते हैं कि इस पर अंदर की तरफ एक स्प्रिंग का फोर्स लगेगा। ठीक है, तो वो स्प्रिंग फोर्स तो कितना होता है आप जानते हैं सर, वो स्प्रिंग फोर्स तो होता है हमारा F =
के एक्स। ये माइनस के एक्स क्यों लिखा मैंने सर? डिस्प्लेसमेंट जो ऑब्जेक्ट का हुआ था उसकी डायरेक्शन इधर थी, जबकि फोर्स किधर लग रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जो स्प्रिंग फोर्स है, ये स्प्रिंग फोर्स कितना है मेरा? माइनस के एक्स। यहाँ के क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा? के रिप्रेजेंट करता है, जैसे पहले तो ये लिख दिया, फिर लिखते हैं हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो ये किसके बराबर होती है? बराबर होती है हमारे हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जो हाफ के एक्स स्क्वायर हमारी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, इसके अंदर अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो के है ये कहलाता है हमारा क्या? स्प्रिंग कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? ये हमें एग्जाम में गिवन होगा, और ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि स्प्रिंग कौन से मटेरियल की बनाई गई है, कौन सा मटेरियल यूज किया गया है, उस पर डिपेंड करेगी हमारी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप सभी को? चलिए, यहाँ तक की बात समझ में आई मेरी। तो ये तो के तो हो गया हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट, ये डिपेंड करेगा मटेरियल में। ठीक है, और एक्स हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग। बात समझ में आ रही है? किसी स्प्रिंग को अगर हम एक्स डिस्प्लेस कर रहे हैं, अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट जो अगर एक्स होगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पर यूनिट भी पूछी जाती है कई बार, जैसे यूनिट ऑफ के पूछेंगे, क्या हो जाएगा? न्यूटन। ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी है तो देखो यहाँ से तो जूल पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी, और अगर यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर। तो स्प्रिंग फोर्स की जो यूनिट होती है के की, और के की यूनिट क्या हो जाएगी हमारी? आगे लिखते हैं, देखो अपन यूनिट ऑफ के, ठीक है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगी हमारी? ये यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। फोर्स एफ इजिकल टू माइनस के से निकाला है मैंने, एफ इजिकल टू के से, तो न्यूटन अपॉन में मीटर, तो न्यूटन मीटर हमारी क्या आ जाएगी? यूनिट आ जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? तो इस तरह से हमने पोटेंशियल एनर्जी में दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी। पहले तो पढ़ी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और फिर नेक्स्ट पढ़ा हमने कौन सा? नेक्स्ट पार्ट पढ़ा हमने स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे हम किसका? नेक्स्ट डिस्कशन होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हालांकि आपको इसके इस बारे में ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है, आपके इसके बारे में ज़्यादा एग्जाम में नहीं आएगा। बस एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि मान लीजिए अगर दो चार्ज रखे हुए हैं Q1 Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर, दो चार्ज एक दूसरे से r1 डिस्टेंस पर हैं, तो उसकी जो स्प्रिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसको जैसे हर जगह पे U से रिप्रेजेंट करते हैं। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इस पोटेंशियल एनर्जी को मैक्सिमम जगह पर U से लिखा जाता है, और कहीं पर PE भी लिखा जाता है। ठीक है ना? तो अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। तो किसके बराबर होती है? ये बराबर होती है हमारे पास के Q1 Q2 अपॉन R। याद रखिएगा, यहाँ पर जो के है वो के स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, ये कौन सा कांस्टेंट है? कूलम्ब्स कांस्टेंट। याद आ रहा है? तो जो के होता है यहाँ पर, हियर के, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ये सारा अपन किस में पढ़ते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर डिस्कशन में सारा आपके साथ डिस्कस किया गया था। तो ये जो के है हमारा कौन सा कांस्टेंट है? कूलम्ब्स कांस्टेंट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। याद रखेंगे इसमें क्या कि जो आपके चार्ज का अमाउंट होगा उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, और जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है किसके? डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम होती जाएगी। देखो डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ मैं तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, चार्ज बढ़ाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी मेरी। तो इस तरह से हमने जो डिस्कशन किया है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में, तीन तरह की पोटेंशियल एनर्जी पड़ी है सर। एग्जाम में जिस तरह का पूछा जाएगा हम आराम से जवाब दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जब चार्ज पार्टिकल का डिस्कशन किया जाएगा।
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब मास का डिस्कशन किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो मास का डिस्कशन करेंगे जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन होगा। चलिए तो यहां तक का पार्ट कंप्लीट कर लीजिए। तो जो अब नेक्स्ट डिस्कशन है हमारा वो किसका है? अब देखो हमने एनर्जी के बारे में पढ़ लिया, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा कई टाइप की एनर्जी है, पर हमारी बेसिक जो एनर्जी है जो हमें पढ़नी है यहाँ पर वो कौन सी थी? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो इसी के बीच में एक टॉपिक ले रहा हूँ जो इसी से रिलेटेड है थोड़ा, ताकि फिर हम आगे इसको यूज कर सकेंगे कैसे। जैसे हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम। बात समझ में आ रही है? तो जो वर्क एनर्जी थ्योरम है ये क्या बताती है हमें? ये वर्क एनर्जी थ्योरम जो पार्ट पॉइंट है, टॉपिक है हमारा, वो ये बताता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम के थ्रू कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट में के थ्रू जो टोटल वर्क डन किया गया है, ठीक है, वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ रही है? तो हमसे बोला गया कि वर्क डन, ठीक है, वर्क डन बाय all type of forces, work done by all type of forces is equal to change in kinetic energy। तो अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो सिंपल सा अगर मैं बोलूँ किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो किसके बराबर होगा? वर्क डन बाई ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस। तो देखो इसको हम ड्राइव करके देखेंगे कैसे। हमारे पास जो हमारा बोला जा रहा है हमसे, वो क्या बोला जा रहा है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो देखो सिंपल सा मैं अगर आपसे बात करता हूँ वर्क डन की, तो आप जानते हैं वर्क डन कितना होता है सर? वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को मान लीजिए अगर हम एस ले रहे हैं तो एफ डॉट एस क्या हो जाएगा हमारा? डिस्प्लेसमेंट। सर किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का मास m था और उसको फोर्स f के थ्रू मूव करा रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा, मान लीजिए इसकी इनिशियल स्पीड u थी और ये एक्सेलरेट कर रहा है आगे की तरफ, एक्सेलरेशन a से, और फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? वेलोसिटी v हो जाती है, और इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हुआ s डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है? अगर s डिस्प्लेसमेंट होता है तो फोर्स कितना लगाया गया होगा? इसमें मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। और आप जानते हैं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या बोल सकते हैं कि सर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया आपका? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रही है? तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे जब डिस्प्लेसमेंट की, तो हमें क्या मिलता है? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट की जगह रख देंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमें मिलता है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो ये क्या बता रहा है हमें? ये तो थी सर हमारी काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और ये थी हमारी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो सर इसके थ्रू हमें पता लगा कि वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा के बराबर वर्क डन। बात समझ में आ रही है? तो जब भी आपसे क्वेश्चन दिए जाएंगे तो हम इस थ्योरम को यूज करके हमारे क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट आप काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस लिख देंगे तो हम बता देंगे वहां पर कितना वर्क डन किया गया होगा उन फोर्सेस के थ्रू। बात समझ में आ रही है? तो डेल्टा के हो गया आपका हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। यहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है। अब देखो यहाँ तक की बात अगर आपको समझ में आ गई है तो हम क्वेश्चंस में अब हमें पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे? इस थ्योरम को यूज करके जो आंसर है हमारे वो आराम से बता सकते हैं। बात समझ में आ गई है यहाँ तक? अब वर्क एनर्जी थ्योरम की बात अगर आपको समझ में आई है तो इसमें और क्या क्या स्ट्रेसेस को यूज किया जाता है। तो देखो एक छोटी सी चीज अगर मैं बात करूं आपसे कि एक छोटा सा फंडा आपको याद रखना है, क्या कि जो वर्क डन बाय
मैं सिंपल सा बात करूं आपसे कि वर्क डन बाय जितना भी जो फोर्सेस के थ्रू वर्क डन किया, अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है, बात समझ में आ रही है, अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो होगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, देखो इस तरह से लिख रहा हूं मैं, इसको समझिएगा। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज प्रेजेंट, ठीक है, देन इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज प्रेजेंट देन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा होगा तो उस सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी हमेशा, जो उसकी एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी, वो हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं नो एक्सटर्नल फोर्स इज प्रेजेंट, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा। बात समझ में आ रही है। तो देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स में जो लिख रहा हूं यहां पर आपसे, वो क्या लिख रहा हूं, यूं समझिएगा आप, काइनेटिक एनर्जी चेंज प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस होता है, ठीक है। तो इसके थ्रू हमें क्या पता लग रहा है कि जब जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो ये जो टोटल चेंज होगा वो क्या होगा, हमारा जीरो के बराबर होगा। तो देखो हमेशा याद रखना क्या, कि अगर हमारा एक्सटर्नल वर्क डन जीरो एक्सटर्नल फोर्सेस के थ्रू, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज प्लस पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या होगा, हमारा जीरो के बराबर होगा। और यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है, प्लस यहां लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से अगर इनिशियल वाले को उधर ले जाएंगे तो हमें क्या मिल रहा है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है आपको, ये जो हमारी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है टोटल मैकेनिकल एनर्जी को। तो मैं बात करूं आपसे, जब भी आपके सामने मैकेनिकल एनर्जी की बात की जाएगी तो मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ रही है, हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर हमारा कोई सिस्टम है जिसमें अगर हम उसको कोई भी वहाँ वर्क कराया जा रहा है तो उसके अंदर अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उस सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व्ड, ठीक है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं क्या, कि इफ एक्सटर्नल वर्क डन बाय external forces work done by external forces is zero, then mechanical energy कंजर्व। बात समझ में आ रही है। तो ये जो चीज हम बात कर रहे हैं यही क्या है, हमारा एनर्जी कंजर्वेशन। बात समझ में आ रही है। एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है तो क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल बराबर मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। बात समझ में आ रही है। तो जब भी आपको एनर्जी कंजर्वेशन की बात की जा रही है तो मतलब आप समझ जाएंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन के लिए क्या बोला गया है, कि सर इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी का डिस्कशन कर रहे हैं हम। तो हमने यहाँ पर ये चीज़ सीखी, जब भी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो किया होगा तो उस सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। बात समझ में आ रही है। तो जैसे सिंपल सा अगर आपसे बोला गया, मैं इसका एक एग्जांपल लूंगा, बेसिक एग्जांपल जो हम हमेशा पढ़ते हैं, कि मान लीजिए
देखिएगा, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने इस तरह से एक ग्राउंड लेवल से, या फिर मतलब ग्राउंड से एज हाइट पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए पोजीशन पर एम मास का, ठीक है। तो इस पोजीशन पर ग्राउंड है हमारा, ग्राउंड क्या है हमारा, रेफरेंस लेवल। ग्राउंड को रेफरेंस लेवल लेके चल रहा हूं, तो बताइए ग्राउंड अगर हमारा रेफरेंस लेवल है तो यहां से एच हाइट पर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, और वो कितनी है, mgh। इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहा हूं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इस टाइम पर, काइनेटिक एनर्जी होगी सर 0, क्योंकि इसको यहां से ड्रॉप किया जा रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। जब ये ग्राउंड पर पहुंचेगा तो आप जानते हैं ग्राउंड पर आएगा सर तो इसके पास कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी रहेगी, पर इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी तो सर यहाँ पर 0 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ रहेगी। बात समझ में आ रही है। तो जब भी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो देखो टोटल एनर्जी यहाँ पर कोई सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, केवल केवल ग्रेविटी है, तो ये सब इंटरनल फोर्सेस का काम करेंगे यहाँ पर। तो ये जो बात करूं मैं आपसे कि ये जब नीचे की तरफ मूव गया तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी थी स्टार्टिंग में, तो टोटल एनर्जी 8 पॉइंट ए, और ये पॉइंट ले लेते हैं अपन ए, और बीच का एक पॉइंट ले लेते हैं बी, और एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर सी। बात समझ में आ रही है। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए कितनी होगी, वो होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी तो कितनी है आपके पास, 0, और पोटेंशियल एनर्जी है mg। तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई आपकी, टोटल एनर्जी आ गई सर mgh। यह है पॉइंट ए की बात कर रहे हैं। सेम ऐसे अगर मैं बात करता हूँ टोटल एनर्जी 8 पॉइंट सी की, तो आप बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपकी सर, ये तो हो जाएगी mgh, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इस टाइम पर 0, इसलिए टोटल एनर्जी वापस कितनी आएगी हमारे पास, mgh। तो ये जो हमने यहाँ पर सीखा है एनर्जी कंजर्वेशन, ये क्या है, आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस पे आपको ध्यान होना चाहिए कि जब भी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं हम, तो सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। बात समझ में आ रही है, जो इनिशियल में होगी उतनी फाइनल में होगी, ठीक है। तो इस तरह के आपसे एनर्जी कंजर्वेशन पर कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो जब भी आपके एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं तो आप आराम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि आपसे इसमें क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, छोटे मोटे आपसे पूछे जाएंगे अगर कभी पूछा जाता है तो, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आए तो आराम से कर सकते हैं आप। चलिए, तो ये हमने यहाँ पर सीखा अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व किस तरह से रहती है किसी भी सिस्टम के अंदर, ठीक है। सेम बात अगर मैं करता हूँ आपसे, सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगाया जाता है। बात समझ में आ रही है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं क्या, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0, आपका अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 दे रहे हैं तो आप जानते हैं फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। बात समझ में आ रही है। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा, एफ एक्सटर्नल। ये क्या है हमारा, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ रही है, न्यूटन सेकंड लॉ। बात समझ में आ रही है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होती है, एफ एक्सटर्नल के बराबर। तो एफ एक्सटर्नल अगर आपने 0 कर दिया तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो फाइनल मोमेंटम क्या लिखेंगे हम लिखेंगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से समझ में आ गया आपको P फाइनल बराबर P इनिशियल। तो जब भी आपको
मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है तो उसके लिए क्या ध्यान रखना है, सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, 0। जैसे आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं कि मान लीजिए 2 बॉल हैं जिनका मास दिया हुआ है m1 और m2 और स्टार्टिंग में वो u1 और u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। और अगर आपसे बोला जाए कि आफ्टर कोलिजन ये दो मूव कर रही है, अगर ये दोनों कोलिजन करती है तो आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी हो जाती है कितनी, इसकी तो हो जाती है v2 और इसकी हो जाती है v1। मास तो वही रहेगा, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ये तो बिफोर कोलिजन बात की जा रही है और ये आफ्टर कोलिजन। तो देखो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन की बात की जा रही है तो आप जानते हैं कि मोमेंटम, सर इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है तो यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। तो डेल्टा पी इनिशियल बराबर पी फाइनल के बराबर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एफ एक्सटर्नल कितना है यहाँ पर 0। तो पी इनिशियल लिख दीजिए आप m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। अगर आपको इनिशियल में दोनों बॉडी की वेलोसिटी गिवन है और बाद में आफ्टर कोलिजन अगर मान लीजिए एक की वेलोसिटी गिवन है तो दूसरे की फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए इस तरह का नहीं दिया गया है तो हम इस सिस्टम की अगर दोनों की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दी है तो यहाँ पर एनर्जी का रिलेशन लगा सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाकर इसमें 2 रिलेशन आएंगे और v1 v2 फाइंड किए जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये दोनों इक्वेशंस कब यूज़ करनी है, जिस तरह से अगर मैं आपसे बोलूँ मोमेंटम कंजर्वेशन के एग्जांपल्स कहाँ कहाँ पर यूज़ करेंगे सर, तो बॉम्ब एक्सप्लोजन के क्वेश्चन हुए, या फिर मैं बात करूँ आपसे गन बुलेट के क्वेश्चन हुए, जब एक गन से एक बुलेट को फायर किया गया। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आपके सामने दिखते हैं तो आपको हमेशा क्या लगाना होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से आप दोनों अप्लाई कर आराम से क्वेश्चंस को जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो जब भी आपके सामने बॉम्ब एक्सप्लोजन के या गन और बुलेट के क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखिए आराम से इन क्वेश्चनों को इसके थ्रू सोल्व किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए इसमें लास्ट पार्ट है हमारा कौन सा, पावर के बारे में। तो अगर मैं आपसे बात करूं पावर का अगर डिस्कशन करेंगे तो आपने सब जानते हैं पावर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शक्ति। तो सिंपल सा बात करूं मैं आपसे पावर के बारे में, तो पावर क्या होती है, सिंपल सा सर हमने अभी तक पढ़ा था द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। हमेशा ध्यान रखते हैं कि हमेशा सिंपल डेफिनेशन याद होगी तो क्वेश्चंस को बड़े जल्दी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर डेफिनेशन के थ्रू हम चीज़ों को जल्दी समझ सकते हैं किस तरह से, अगर सिंपल वे में हमने ध्यान रखा है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो सर वर्क को करने की जो रेट होगी उस वर्क को करने की रेट क्या कहलाती है, हमारी पावर। तो देखो मैं पावर को पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पर, तो पावर क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन टाइम। तो ये जो रिप्रेजेंट करता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारे पावर को। या बात समझ में आ रही है, कितना वर्क डन किया गया कितने टाइम के अंदर। जैसे मैं बात करता हूँ आपसे, अगर एक वाटर पंप है, वाटर पंप के थ्रू जो वाटर को एक पर्टिकुलर हाइट तक चढ़ाया जा रहा है, एक पर्टिकुलर हाइट तक ले जाया जा रहा है, तो पंप किस तरह से काम करेगा, उस पंप की जो वर्क डन किया गया होगा, मान लीजिए 1 आवर के अंदर उसने कितना अमाउंट ऑफ वाटर को ऊपर ले जाने में जो वर्क डन किया, वो वर्क डन अपॉन टाइम उसकी क्या रिप्रेजेंट करेगा, पावर। या सिंपल सा बोल दूं, हमें पावर गिवन है, मान लीजिए हमें कहा गया है कि जो आपका पंप है वो 50 वोल्ट का है, तो 50 वोल्ट का पंप है और अगर वो 1 आवर के लिए चल रहा है तो उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया। तो उससे अगर वर्क डन हमारे पास है तो वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अमाउंट ऑफ, कितना अमाउंट को हम ऊपर ले जाया गया, मतलब कितने हाइट तक ले जाया गया, तो वो अमाउंट भी फाइंड कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि एसआई यूनिट ऑफ पावर की बात की जाए तो एसआई यूनिट पावर की क्या होती है, ये होती है वॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे हमको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। बात समझ में आ रही है। सेम जिस तरह से एनर्जी स्केलर क्वांटिटी थी और वर्क स्केलर क्वांटिटी था, पावर की कौन सी क्वांटिटी है, हमारी स्केलर क्वांटिटी।
ठीक है ना। तो यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ रही है तो देखो इसमें कुछ छोटे छोटे रिलेशन होते हैं, वो याद रखने हैं हमेशा में। क्या कि एक तो ये हो गया पावर का, सर आपने फॉर्मूला बताया वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बात समझ में आ रही है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है हमारा, वेलोसिटी। तो फोर्स इनटू वेलोसिटी भी किसका फॉर्मूला है, हमारा पावर का। बात समझ में आ रही है। तो ये फॉर्मूला भी कई बार यूज आ जाता है हमारे क्वेश्चंस को सोल्व करना हो। अब देखो यहाँ से अगर मैं पूछता हूँ आपसे, वर्क डन को अगर हम जूल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टाइम को सेकंड में, तो हमारी यूनिट और क्या हो सकती है सर, और यूनिट हो सकती है हमारी जूल पर सेकंड। बात समझ में आ रही है। तो सिंपल सा है आपका 1 वॉट 1 जूल पर सेकंड के इक्वल होता है। ठीक है, ये अगर बात समझ में आ गई है आपको। अब इसके अलावा देखो हम बात करेंगे यहाँ पर क्या कि जो पावर की यूनिट है उसी के थ्रू एनर्जी को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो अगर मैं यहाँ से पूछता हूँ आपसे वर्क डन किसके बराबर होगा, तो पावर इनटू टाइम। तो आपने बोला सर वर्क डन किसके बराबर है, पावर इनटू टाइम। तो वर्क डन पावर इनटू टाइम है, तो वर्क डन की तो यूनिट क्या हो गई, वॉट इनटू टाइम की यूनिट मान लीजिए अगर मैं आवर में लिख रहा हूँ तो वॉट इनटू आवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो यूनिट है वॉट आवर, ये किसकी यूनिट है, वर्क डन की। और वर्क डन किसके बराबर होता है, जूल के बराबर। तो यहाँ पर जो एनर्जी यूज की जाएगी ये वॉट इनटू आवर, ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, एनर्जी को। बात समझ में आ रही है। तो ये यूनिट ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगी हमारी, वॉट इनटू आवर। और आप जानते हैं जो यूनिट वर्क डन की वही किसकी होती है, एनर्जी की। ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ मैं बेसिक यूनिट्स का डिस्कशन कर रहा हूँ जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी कंजप्शन किया जा रहा है घर पे, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है हमारा, उसमें जो एनर्जी कंजप्शन की जा रही है उसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं हम, वो कहलाती है हमारी कॉमर्शियल यूनिट। बात समझ में आ रही है। तो आप जानते हैं उसको बोलते हैं यूनिट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कि 1 यूनिट बिल 1 यूनिट बिल आया, 2 यूनिट या 5 यूनिट या 50 यूनिट, तो 1 यूनिट किसके बराबर होता है, वो होता है 1 किलो वॉट आवर। बात समझ में आ रही है। तो 1 किलोवाट आवर की बात की जा रही है, तो आप समझ जाएंगे कि ये 1 यूनिट की बात की जा रही है। अब देखो यहाँ से अगर मैं सिंपल सा आपसे फाइंड कराऊं तो 1 किलोवाट आवर है, तो किलो को तो क्या लिख सकते हैं आप, 10⁻3। ठीक है, तो ये किलो की वैल्यू तो होगी 10⁻3, और वॉट को वॉट ही रहने दिया हमने, और आवर को किस में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड्स में। तो सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे सर, इसको 60 इंटू 60 लिखेंगे तो ये आवर किस में कन्वर्ट हो गया, जानते ना 1 आवर किसके बराबर होगा, 60 इंटू 60 सेकंड्स के। तो यहाँ कितना आ गया, वॉट इंटू सेकंड। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है सर, यहाँ से मिलता है 6636 इंटू 10⁻5 वॉट इंटू सेकंड। इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो 3.6 इंटू 10⁻6 वॉट इंटू सेकंड। बताइए मुझे, अगर मैं आपसे बोलता हूँ ये जूल पर सेकंड 1 वॉट के बराबर है, ठीक है, तो वॉट इंटू सेकंड किसके बराबर होगा, जूल के बराबर। बात समझ में आ रही है मेरी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या कि 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है। तो ये यूनिट आपकी यूज़ की जाती है, ये कॉमर्शियल यूनिट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल्स वगैरह के जब फाइंड किया जाता है। जैसे आप 10th क्लास का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर आप एनर्जी कंजप्शन जब फाइंड करेंगे आप, तो वहाँ टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे, तो एनर्जी किस में आएगी आपकी, जूल में। फिर जूल को किलोवाट आवर में कन्वर्ट करेंगे, और फिर आप 1 यूनिट का जो अमाउंट दे रखा होगा, उस 1 यूनिट के अमाउंट से जितनी अमाउंट ऑफ यूनिट्स अपनी अमाउंट यूनिट से जितनी आई हुई है उसके अमाउंट अकॉर्डिंग अमाउंट फाइंड कर लेंगे। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हमने पावर के बारे में डिस्कशन किया कि जब भी हमें पावर फाइंड करनी है तो क्या करना होगा, इस तरह से बेसिक यूनिट्स का ध्यान रखना होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये बेसिक यूनिट ध्यान रखेंगे जिसमें आपका काम हो जाएगा। ठीक है,
बाकी मैंने स्टार्टिंग में आपको वर्क डन पढ़ाया था, जब बता ही दिया था कैलोरी, जूल, इनमें क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो सारा डिस्कशन हमने वहाँ कर लिया था। तो इन बेसिक यूनिट्स का ध्यान रखें, और इस चैप्टर के अंदर हम इस तरह से वर्क पावर एनर्जी का सारा पार्ट कवर कर सकते हैं अगर इन चीज़ों को हमने ध्यान रखा है तो। ओके, तो यही हम हमारे चैप्टर को एंड करते हैं। ओके, थैंक्स।